Hello friends, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. Today, the poem under discussion is To the Memory of Oldham. It is composed by John Dryden. We can treat this poem as an elegy also. On the death of his dearest friend Oldham, John Dryden is expressing his feelings after his departure at the early age of 30. 30 साल की कम उम्र में ही ओल्डहैम इस दुनिया से अलविदा कर गए। उन्हीं की याद में जॉन ड्राइडन टू द मेमोरी ऑफ ओल्डहैम इस एलिजी को लिखते हैं। जॉन ड्राइडन अपने सदी के सबसे महानतम सटायरिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। Born in 1631 and died in 1700 at the age of 68. 1631 में जन्म हुआ और 1700 में उम्र के 68 साल में ही जॉन ड्राइडन इस दुनिया से चले गए। ड्राइडन belongs to Restoration period and his period is also known as the Age of Dryden, and as Dryden was considered as the greatest poet of this period. रेस्टोरेशन पीरियड के सबसे महान कवियों में ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप को अग्रणी रूप से जाना जाता है। सटायर के बेताज बादशाह के रूप में ड्राइडन को जाना जाता है। अपनी छाप को इन दोनों कवियों ने इस प्रकार से इस सदी के ऊपर छोड़ा है कि इस सदी को ही एज ऑफ ड्राइडन और पोप के नाम से जाना जाता है। ड्राइडन ने जो अपनी बहुत सारी रचनाएं लिखी है सटायर के रूप में, उसमें मैकफ्लेकानो जो 1682 में लिखी गई थी, द मेडल इन 1682 एंड एब्सलम एंड अकेटफेल इन 1681 आर सम ऑफ हिज फेमस सटायर्स। Dryden was made England's first poet laureate in 1668. 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के फर्स्ट पोएट लॉरेट के रूप में ड्राइडन को नवाजा गया था। इस प्रकार से एक महान कवि ने ओल्डहैम अपने दोस्त को गंवाने के बाद में अपनी भावनाओं को इस एलिजी के माध्यम से बयां करने की कोशिश की है। Mr. Oldham of the title refers to John Oldham, a 17th century satirist whom Dryden greatly admired. 17वीं शताब्दी के सटायरिस्ट के रूप में ड्राइडन ओल्डहैम को जानते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। एंड ओल्डहैम डाइड इन 1683 एट द एज ऑफ जस्ट 30. 30 साल की उम्र में ही ओल्डहैम इस दुनिया से चले गए। जॉन केट्स ओल्डहैम ये कुछ ऐसे महान कवि हैं जिनके हिस्से में ज़्यादा उम्र नहीं आई। Published the following year to the memory of Oldham. 1683 ईस्वी में ओल्डहैम इस दुनिया से चले गए और दूसरे ही साल में अलेक्जेंडर पोप के समय के सबसे महान कवि जॉन ड्राइडन ने टू द मेमोरी ऑफ ओल्डहैम लिखी। दिस वॉज अ ट्रिब्यूट टू द टैलेंट गॉन टू सून। ओल्डहैम जैसे विद्वान कवि इस दुनिया से इतने जल्द चले गए, उसी की याद में उन्होंने इस ट्रिब्यूट को लिखा है एंड शोकेस फॉर ड्राइडन्स ओन स्किल एज ए पोएट। अपने कवि के रूप में अपने स्किल को भी ड्राइडन इस कविता के माध्यम से, इस एलिजी के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। Like a great number of Dryden's poems, it's written in heroic couplets, rhyming and self-contained and balanced pairs of iambic pentameter lines. जैसे कि ड्राइडन की खूबी रही है, heroic couplets का उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है, राइमिंग भी heroic couplet की है, self-contained lines है और iambic pentameter में balanced pairs को लिखने की कोशिश जॉन ड्राइडन ने इस कविता में की है। The elegy is based on untimely death of John Oldham. जॉन ओल्डहैम की अनटाइमली जो डेथ हुई है 30 साल की उम्र में ही, उसी पर आधारित इस एलिजी को ड्राइडन लिखते हैं। ओल्डहैम वॉज ए सटायरिस्ट एंड ही वॉज यंगर टू ड्राइडन। उम्र में ड्राइडन से छोटे थे और समकालीन कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। द पीरियड इज फुल ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सोशल डिस्टर्बेंसेस। हम रिस्टोरेशन पीरियड की बात कर रहे हैं।
ओलिवर क्रॉमवेल के गवर्नमेंट के आने के समय के बाद में और रेस्टोरेशन के पीरियड तक सारी उथल पुथल वो धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से इंग्लैंड में मची हुई थी। इस उथल पुथल के बीच में ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप अपने सटायर लिख रहे थे। The poem was written in 1684 and created religious and political discontent. इस कविता के माध्यम से फिर एक बार जॉन ड्राइडन ने रिलीजियस और पॉलिटिकल डिस्कंटेंट इस कविता के माध्यम से निर्मित किया था। एंड इन इंग्लैंड थ्रू हिज सटायर, अपने सटायर के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से उथल पुथल करने में ड्राइडन कामयाब हुए। द एलिजी एक्सप्रेसेस ग्रीफ एट द सेम टाइम एडमायर्स आल्सो। इस एलिजी की एक खास बात है, एलिजी जनरली लैमेंटेशन के रूप में लिखी जाती है, बट दिस एलिजी इज अ काइंड ऑफ एडमिरेशन एट द सेम टाइम लैमेंटेशन। अपने दोस्त के जाने के बाद, ओल्डहैम की मौत के बाद, ड्राइडन अपने दुख को व्यक्त तो कर रहे हैं पर साथ ही साथ उनके गुणों का बखान भी कर रहे हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडमिरेशन एंड लैमेंटेशन ऑल टुगेदर। क्या कहते हैं ड्राइडन, जानने की कोशिश करते हैं। Farewell, too little, too lately known, whom I began to think and call my own. For sure our souls were near allied, and thine cast in the same poetic mold with mine. अपनी तारीफ करते हैं, अपनी दोस्त की भी तारीफ करते हैं। The poem opens dramatically. Farewell ऐसे एफोरिस्टिक स्टाइल में एक डायरेक्ट एड्रेस के रूप में यहाँ पर ड्राइडन कविता की शुरुआत ड्रामेटिकली किसी नट के ढंग से करते हैं। एंड द पोएट सीम्स टू बी एक्टिंग रेदर देन राइटिंग। और ऐसा लग रहा है कि लिखने से ज़्यादा एक्टिंग के रूप में अपने आप को पेश करना चाहते हैं। देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन। फेयरवेल टू लिटिल एंड टू लेटली नोन। अपने दोस्त को फेयरवेल कह रहे, अलविदा कह रहे हैं। टू लिटिल एंड टू लेटली नोन, बहुत कम जानता हूँ मैं आपको। इस प्रकार के ओल्डहैम के बारे में पहली पंक्ति में बात तो कर रहे ड्राइडन, पर दूसरी पंक्ति में क्या कहते, whom I began to think and call my own। अब मैं ओल्डहैम को अपना ही हिस्सा मानता हूँ। इस प्रकार का एक कॉन्ट्रास्ट, एक प्रकार की विरोधाभास वाली दो अलग अलग फीलिंग्स पहले दो लाइन में ड्राइडन एक्सप्रेस करते हैं। अगर वो ओल्डहैम को बहुत कम जानते हैं तो ओल्डहैम उनके जिंदगी का हिस्सा कैसे हो गए इतने जल्द, ये दोनों चीजें कविता के अंत तक, एलिजी के अंत तक हमें जवाब देगी क्यों ऐसा ड्राइडन कहते हैं। फॉर श्योर आवर सोल्स वेर नियर अलाइड एंड डाइन। ऐसा लगता है कि दोनों की रूह बिल्कुल एक दूसरे को जानती थी, पहचानती थी। This contrast in the first, and poet says that he knows Oldham very little, and in the next line the poet calls him the part of his line. This kind of a contrast will be explained at the end of the poem. The poet does not have intimacy with Oldham. ओल्डहैम के साथ उनकी इंटीमेसी नहीं है, नज़दीकी नहीं है, but he realizes poetic similarity between him and Oldham. For sure our souls were near allied. ऐसा लगता है कि हम दोनों की रूहें, दोनों की आत्माएं एक जैसे जुड़ी हुई थी। दोनों की पोएटिक प्रतिभाएं, काव्य की प्रतिभाएं शायद एक जैसी है। इस बात को इस पंक्ति से वो दर्शाना चाहते हैं। देयर इज अ सिमिलैरिटी एंड कास्ट ग्रेट इन्फ्लुएंस। और इसका परिणाम भी वैसा ही होता है। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार के ढांचे में जॉन ड्राइडन ढले हुए हैं, ऐसे ही किसी सांचे में ओल्डहैम भी अपना सांचे के हिसाब से ढलान ले चुके हैं। इन द सेम पोएटिक मोल्ड विथ माइन। और शायद ड्राइडन और ओल्डहैम एक ही तरीके से सोचते हैं। दे बोथ शेयर सिमिलैरिटी इन द पोएट्री। द वर्ड कास्ट सजेस्ट दैट द सोल ऑफ ओल्डहैम इज मोल्डेड एज ड्राइडन. It appears that the souls of both the poets are molded in the same manner, and therefore they think alike, they write alike, and they express their feelings through the satires only. This is the wonderful opening of this elegy. आगे ड्राइडन कहते हैं, one common note on either lyre did strike, and knaves and fools we both abhorred alike. To the same goal did both our studies drive, the last set out the soonest did arrive. अपनी भावनाओं को यहाँ पर ड्राइडन व्यक्त करते हैं. Dryden here compares him with Oldham as they are like two lyres producing the same music.
यहाँ पर वो लायर की उपमा का प्रयोग करते हैं। इस मेटाफर को वो लाने की कोशिश करते हैं। लायर में जैसे दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की तरह है ओल्डहैम और ड्राइडन, और तारों को छेड़ने के बाद में ऐसा लगता है कि दोनों में से एक जैसे ही स्वर निकलते हैं, एक जैसी ही कविताएं निकलती है, और एक प्रकार की सिमिलैरिटी वाली कविता वो दोनों प्रोड्यूस करते हैं। The metaphor of lyre is used here to show the similarity. It shows poetic similarity in their nature. दोनों के कवि के रूप में स्वभाव में कितनी सिमिलैरिटी है, इस प्रकार की भावनाओं को वो बताना चाहते हैं। सिमिलैरिटी इतनी है, द सिमिलैरिटी अमंग देम इज दैट दे बोथ आर सटायरिस्ट। अब यहां से वो दोनों की समानताएं गिनना शुरू कर देते हैं। किस प्रकार की समानता है? वो दोनों सटायरिस्ट है। बेसिकली दे बोथ क्रिएटेड सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस कमोशन इन इंग्लैंड थ्रू देयर सटायर्स। अपने सटायर के माध्यम से, अपने व्यंग्य के माध्यम से इंग्लैंड में उथल पुथल मचाने के लिए दोनों कवि जाने जाते हैं। दे बोथ ऑल्सो हेट द डिसऑनेस्ट पीपल एंड knaves, dishonest people and fools we both abhorred. ये दोनों dishonest people से और मूर्खों से तिरस्कार करते हैं। The last set out, the soonest did arrive, and the intention of their satire is social reform. Social reform की बात करते हैं, और जो भी बदलाव की बात करते हैं वो ऐसे dishonest people के बारे में, ऐसे मूर्खों को तिरस्कार करते हैं। The last person to set out finished the journey. The last set out, the soonest did arrive. ये लाइन इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक पॉजिटिव नोट के साथ ड्राइडन बात करते हैं। पॉजिटिव क्या है कि ओल्डहैम उम्र के 30 साल में ही चले गए, पर जिस व्यक्ति को, जिस मिशन के लिए सृष्टि ने, खुदा ने, भगवान ने भेजा है, अगर उनका मिशन खत्म हो गया तो अपने मिशन को बहुत जल्द खत्म करके ओल्डहैम बखूबी अपने काम को पूरा करके गए हैं। दिस इज अ मैटर ऑफ कंटेंट एंड सेटिस्फैक्शन। द पोएट बिलीव्स दैट द डेथ इज नॉट द एंड बट फुलफिलमेंट ऑफ देयर मिशन। ओल्डहैम की मृत्यु हो जाना ये दुख की बात नहीं है। वो इस बात में विश्वास करते हैं कि मृत्यु से अंत नहीं होता, ये अपने कार्यों को कंप्लीट करने का, पूर्ण करने का एक प्रयास है। एंड द टारगेट दे सेट फॉर देम इज सून अचीव्ड। जिस टारगेट को ओल्डहैम ने अपने आंखों के सामने रखा था, जिस मकसद से वो दुनिया में आए थे, अपने मकसद को अचीव कर लिया, पूरा कर लिया, और उनकी भूमिका खत्म हो गई। जैसे ही उनकी भूमिका खत्म हो गई वो इस दुनिया से चले गए। इस बात को पॉजिटिवली यहाँ पर ड्राइडन रखते हैं। एंड ही विल डिपार्ट सून हुज टारगेट एंड गोल इज अचीव्ड फर्स्ट। और जिस किसी का भी मकसद पूरा हो जाएगा इस दुनिया में आने का, वो इस दुनिया से पहले चला जाएगा। इस बात को ड्राइडन बखूबी पॉजिटिव तरीके से लिखना चाहते हैं। Thus Nisus fell upon the slippery place. यहाँ पर रोमन माइथोलॉजी के अलग अलग उदाहरण को ड्राइडन कोट करते हैं। Thus Nisus fell upon the slippery place while his young friend performed and won the race. O early ripe, to thy abundant store, what could advancing age have added more? बहुत सुंदर तरीके से ड्राइडन अपने दोस्त की तुलना नीसस के उस रेस से करते हैं। In this stanza, Dryden uses the Greek mythological example of race between Nisus and Euryalus. Euryalus और नीसस के बीच में जो रेस लगी थी, जो शर्त लगी थी, उसकी एक बात यहाँ पर ड्राइडन करते हैं। एंड इट टॉक्स अबाउट द रेस टू प्लेस लॉन्ग ईयर्स अगो बिटवीन देम। बहुत साल पहले रोमन माइथोलॉजी में एक कहानी आती है जब नीसस और यूरिलिस के बीच में शर्त लगी थी। दे टुक पार्ट इन दिस रेस। उन दोनों ने वो दोनों दोस्त थे और दोनों ने इस रेस में हिस्सा भी लिया था। When Nisus was about to win this race, जब नीसस इस शर्त को जीतने के बिल्कुल कगार पर था, he slept and this gave a chance to Euryalus to win. नीसस सो गया और फिर यूरिलिस को जीतने का मौका मिल गया। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, perhaps Nisus did it on purpose. नीसस ने अपने दोस्त को जिताने के लिए शायद ये जानबूझकर किया था। This is important point here, और यही बात important है। Here the Dryden is comparing between Oldham and Euryalus. Oldham जो
ड्राइडन के दोस्त थे और यूरिलिस जो नीसिस के दोस्त थे, दोनों में सिमिलैरिटी है. ओल्डहैम also completed his mission early as Euryalus and departed from this field. जैसे यूरिसिस ने अपने काम को पहले पूरा किया, शर्त जीत ली, ओल्डहैम ने भी अपने स्किलफुल अचीवमेंट से कविता में जिस ऊंचाई को हासिल किया है, अपने मिशन को कंप्लीट करके ओल्डहैम भी इस दुनिया से पहले ही अर्ली राइप. Here the poet makes a positive note that Oldham has completed his mission and perfected it in the art of writing poetry. early ripe, बहुत जल्द ही परिपक्व हो चुके थे. इस बात को ड्राइडन दर्शाना चाहते हैं कि वक्त के पहले ही ओल्डहैम ने अपनी कविता की मैच्योरिटी को पा लिया था. एंड टू द अबंडेंट स्टोर, अपने स्टोर में काव्य प्रतिभा में इतना विशाल संग्रह उन्होंने कर लिया था कि जिंदगी का शायद उनका मकसद पूरा हो गया था. द अर्ली राइट सजेस्ट दैट ओल्डहैम रीच्ड द परफेक्शन वेरी अर्ली. बहुत कम उम्र में ही ओल्डहैम ने काव्य की परिपक्वता को हासिल कर लिया था. दिस इज द यूनिक हियर दैट ड्राइडन फोकसेस ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ द डेथ. मौत की एक ब्राइटर साइड भी यहाँ पर ड्राइडन दिखाने का प्रयास करते हैं, और एक नेगेटिव साइड भी हो सकता है. बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है, पर परफेक्शन के साथ, कविता के परफेक्ट स्किल्स के साथ इस दुनिया से वो चले गए हैं, ये एक पॉजिटिव साइन भी यहाँ पर है. इन द लास्ट लाइन ड्राइडन आस्क व्हाट एल्स ओल्डहैम कुड हैव अचीव्ड. इससे ज्यादा क्या हासिल कर लिया रहता ओल्डहैम ने, ये सवाल भी पूछते हैं. ही हैज ऑलरेडी परफेक्टेड हिमसेल्फ एट वेरी अर्ली एज. अब फल परिपक्व हो गया, सारी मैच्योरिटी को पहले ही हासिल कर लिया, इससे ज्यादा और क्या हासिल किया जा सकता था. एंड देयर इज नाउ नथिंग रिमेन टू अचीव. और ओल्डहैम के बारे में ऐसा था कि जिस परिपक्वता को उन्होंने हासिल कर लिया, अब कुछ हासिल करने लायक बचा नहीं था. इस बात को ओल्डहैम बताते हैं. इट माइट what nature never gives the ink, how taught the numbers of thy native tongue. But satire needs not those, and wit will shine through the harsh cadence of the rugged line. अब अगर जिंदा रहते भी ओल्डहैम तो क्या हासिल किया रहता? कविता तो उन्होंने हासिल कर ही ली थी. शायद कुछ टेक्निकल चीजें कविता में वो हासिल कर ही लेते थे, शायद कुछ नेटिव टंग सीख लेते थे, कुछ भाषाएं वो अवगत कर लेते थे, पर किसी कवि को महान बनने के लिए ये टेक्निकलिटीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. सटायर को महान बनने के लिए ऐसे सारे आडंबर की जरूरत भी नहीं है. उसकी कवि की जो विद्वत्ता है, जो काव्य प्रभुता है, वो अपने आप शाइन करती है. इस प्रकार का एक दावा भी यहाँ पर ड्राइडन करते हैं. इफ ओल्डहैम वुड हैव लिव्ड लॉन्गर, he would have learned other technical things related to poetry which can be learned by any other ordinary man. कविता की जिन खूबियों को एक आम आदमी सीख सकता है, उसे सीखने के लिए ओल्डहैम को जरूरत नहीं थी. बट पोएट्री इज अबाउट टैलेंट ऑफ द पोएट. कविता कवि की विद्वत्ता को देखती है एंड नॉट अबाउट द टेक्निकलिटी. सिर्फ टेक्निकलिटीज इंपॉर्टेंट नहीं होती. Satire is used to criticize persons or institutions with humor and also show weaknesses. Wit is not used to criticize something. And therefore, if satires are used to criticize somebody, there is no need of such kind of technicalities. His wisdom and wit of the poet is very much visible through his lines. A noble errors and about seldom made. एक अलग अपोजिट आइडिया को यहाँ पर ड्राइडन दर्शाना चाहते. अ नोबल एरर एंड बट सेल्डम मेड. When poets are too much force betrayed, thy generous fruits thou gathered ere their prime still showed a quickness and maturing time. But mellows what we write to the dull sweet of rhyme. एक अलग प्रकार की बात को ड्राइडन यहाँ आर्ग्यू करते हैं. अगर कुछ इमेच्योरिटीज अगर ओल्डहैम में रह भी गई होंगी तो ड्राइडन उसको नोबल एरर्स कहते हैं. ड्राइडन यूजेस अपोजिट टर्म नोबल एरर टू शो दैट ओल्डहैम इज यंग पोएट एंड राइट्स सटायर्स विद ग्रेट फोर्स बट सेल्डम मेड. बहुत कम ऐसी गलतियां ओल्डहैम ने की है. व्हेन पोएट्स आर टू मच फोर्स बिट्रेड, और इस प्रकार की गलतियां हो ही जाती हैं. जब कवि अपने फोर्स के साथ अपनी भावनाओं को लिखते हैं तो टेक्निकल चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती.
इनको ड्राइडन नोबल एरर्स कहते हैं. एंड writes satire with great force, but they may have some poetic errors. Perhaps he does not follow the rules of poetry. The poet calls Oldham a tree whose fruits have ripened before time. The generous fruits, though gathered ere their prime, बहुत सारे फल समय के पहले पक जाते हैं. ऐसे समय के पहले पके हुए फल की तरह ओल्डहैम को ड्राइडन देखते हैं. द वर्ड क्विकनेस शोज द एबिलिटी टू अचीव पोएटिक परफेक्शन वेरी अर्ली. स्टिल शोड अ क्विकनेस. क्विकनेस ये शब्द दर्शाता है कितने जल्द ओल्डहैम ने अपनी मैच्योरिटी को हासिल कर लिया था. अ मैच्योरिंग टाइम. Death stopped Oldham, but mellows what we write to dull, sweets of rhyme. कितने मेलोडियस गीत हम लिख सकते हैं ओल्डहैम के ऊपर. मौत ने उन्हें रोक तो दिया है, बट ही सक्सेडेड टू अचीव ग्रेट पोएटिक स्किल. मौत ने उन्हें हमसे छीन तो लिया है, पर इस दुनिया से जाने से पहले ओल्डहैम अपनी मैच्योरिटी को, कविता की सुप्रीम स्किल को हासिल कर चुके थे. Once more hail and farewell, farewell thou young. अंतिम स्टैंजा में ड्राइडन अपने दोस्त को अलविदा कहते हैं. और हेल एंड फेयरवेल, फेयरवेल thou young, but too short, merciless of a tongue. Thy brows with ivy and with laurels bound, but fate and gloomy night encompasses thee around. In this stanza, Dryden gives farewell to his friend. He uses his mythological character of Merciless. He is the successor of Augustus of the Roman Empire. In the same way, जैसे Merciless का यहाँ उल्लेख वो करते हैं, रोमन एम्पायर में किंग ऑगस्टस का जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल रहा है, उनके उत्तराधिकारी के रूप में मर्सिलस को जाना जाता था. द गोल्डन इरा, द क्लासिकल इरा, या जिसको ऑगस्टिन इरा कहते हैं, वो रोमन एम्पायर में सबसे महत्वपूर्ण दौर माना जाता है. और इसी महान किंग ऑगस्टस के उत्तराधिकारी के रूप में मर्सिलस को जाना जाता था. यहाँ पर ड्राइडन को लगता है, इन द सेम वे ड्राइडन कंसिडर्स ओल्डहैम एज द सक्सेसर ऑफ लिटरेरी एम्पायर ऑफ द ब्रिटेन. ब्रिटेन के महान वैभवशाली अंग्रेजी साहित्य के धरोहर के सक्सेसर के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में वो ओल्डहैम को जानते हैं, कहते हैं. आइवी इज द सिंबल ऑफ इटर्निटी. आइवी एक इटर्निटी का सिंबल है और लॉरेल्स विक्ट्री का सिंबल है. ये दोनों चीजें ओल्डहैम ने हासिल कर ली. दो ओल्डहैम डाइड अर्ली, हिज नेम विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर. ओल्डहैम ने बट फेट एंड ग्लूमी नाइट एनकम्पास दी अराउंड. सारी दुनिया में आपका नाम होगा, आपको दुनिया भूल नहीं पाएगी, भले ही आप इस दुनिया को अलविदा बहुत कम उम्र में करके चले गए. इस प्रकार से ओल्डहैम अपने दोस्त के बारे में अपनी भावनाओं को इस एलिजी के माध्यम से व्यक्त करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.